बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है मेरे पास लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन कैसा है और किसने ये लॉ दिया है। लॉ ऑफ मास एक्शन फाउंड बाय गिलबर्ग एंड पीटर वेग इन 1864। लॉ ऑफ मास एक्शन जो लॉ दिया है हमें वो गुलबर्ग एंड पीटर वेग 1864 के अंदर दिया है। लॉ ऑफ मास एक्शन इज अप्लाइड फॉर ए रिवर्सेबल रिएक्शन। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो अप्लाई हो रहा है किसके लिए? फॉर रिवर्सेबल रिएक्शन, नॉट इरिवर्सेबल रिएक्शन। जब भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन फाइंड आउट करना चाहेंगे या इसका डेरिवेशन करेंगे, हम उन कौन से रिएक्शन का करेंगे जो हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन होंगे। तीसरा सिस्टम इसका यह है इंट्रोडक्शन के अंदर, द सिस्टम मस्ट बी अ क्लोज्ड। जब भी हम रिवर्सेबल रिएक्शन करते हैं या इसका डेरिवेशन करते हैं या इसको फाइंड आउट कैसे फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं, तो सिस्टम हमारे पास कौन सा होना चाहिए? क्लोज सिस्टम हो। बट टेम्परेचर भी क्या हो हमारे पास? कांस्टेंट। जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, दूसरा हमारे पास क्या हो? सिस्टम क्लोज हो। सिस्टम क्लोज का क्या मतलब है? वो सिस्टम जिसके अंदर मास सेम रहे मगर एनर्जी चेंज हो, तो हम उस सिस्टम को नाम क्या देते हैं? क्लोज सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, लॉ ऑफ मास एक्शन इज अप्लाइड इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो डायनामिक इक्विलिब्रियम जहां पर आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो? बराबर हो, तो वहां पर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जब रिएक्शन इन प्रोग्रेस हो, जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा हो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा हो रिएक्टेंट के अंदर, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होता, आप उस जगह पे भी लॉ ऑफ मास सेक्शन को फॉलो नहीं करवा सकते हैं, वहां लॉ ऑफ मास सेक्शन को भी अप्लाई नहीं कर सकते। At a dynamic equilibrium where rate of forward and backward remain constant, या remain same। जब भी आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर होंगे, उस जगह पे आप जो है लॉ ऑफ मास सेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, डेरिवेशन करवा सकते हैं। हम इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। वो ये क्या है कि इनका मकसद क्या था, लॉ ऑफ मास सेक्शन का एम क्या है, किस रिएक्शन के लिए यूज हो रहा होता है। तो एक हमने लिखा है कि ये रिएक्शन हो रहा है हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन का, और किसके बीच में? इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ concentration of product, concentration of product to the concentration of reactant। Ratio concentration of product to the concentration of reactant। और इसका ये भी है कि इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसका जो स्टेटमेंट है, किसका? इनका जो स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट the rate of chemical reaction is directly proportional, is directly proportional to the product of to the product of to the product of active mass and its reacting substance, and its reacting substance reacting substance is called as law of mass action।
हम इसको क्या कहेंगे, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of atomic mass and its reacting substance is called as law of mass action। बोला जिसके अंदर आप रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं किससे, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स रिएक्टेंट। जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा होगी उतनी रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगा, जितनी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा आपके पास ज्यादा होगा। ये रिलेटिव लफ्ज कर रहा है, एक है हमारे पास रेट, दूसरा हमारे पास क्या है एक्टिव मास। इन दोनों को समझना है कि रेट हम किसको कहते हैं, एक्चुअली रेट हम उसको कहते हैं रेट change in concentration, change in concentration per unit of time is called as rate। रेट और स्पीड दोनों एक सेम है, जितनी आप कंसंट्रेशन को चेंज करते जाएंगे जितना टाइम लगे उसके अंदर हम उसको क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रेट कहेंगे। और उसके अलावा एक लफ्ज हमारे पास एक्टिव मास, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक्टिव मास हम किसको कहते हैं, एक्टिव मास, अच्छा एक्टिव मास हम किसको कहेंगे, एक्टिव मास हम उसको कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड in the chemical reaction is called as active mass। The amount which is involved in a chemical reaction is called active mass। हम उसको क्या कहेंगे, एक्टिव मास कहेंगे। वो अमाउंट जो आप केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं और वही सारा अमाउंट अगर वो एक्टिव पार्टीशन कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, हम उसको क्या कहेंगे, एक्टिव मास कहेंगे। और एक्टिव मास को एज ए कंसंट्रेशन, इसका जो यूनिट होगा वो एक्टिव मास का हम किस में ले रहे हैं, कंसंट्रेशन के अंदर। तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट है हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब, क्या है हमारे पास, मोल पर डीएम क्यूब। अब मोल पर डीएम क्यूब हम किसके लिए यूज कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन के लिए। अगर एक्टिव मास हमारे पास टोटल होमोजेनियस गैसेस है हम तो वहां पर क्या यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर। और अगर हमारे पास कंसंट्रेशन है हम कंसंट्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे, मोल पर डीएम क्यूब एज ए यूनिट कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव मास। एक्टिव मास हम एक्चुअली उसको कहते हैं जो कंसंट्रेशन आप रिएक्शन के अंदर ले रहे हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्टेंट के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्टिव मास। आपका एक्टिव मास रिएक्टेंट भी हो सकता है, आपका एक्टिव मास प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो ये है हमारे पास एक्टिव मास। अब रेट का है, रेट जो पहले मैंने एक टर्म जो टर्म रेट है, रेट को हम मैंने इधर कंक्लूजन करा है कि भाई वहां पर आप लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, कांस्टेंट। जितना फॉरवर्ड जा रहा हो उतना आपके पास क्या आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा हो। तो इसके साथ हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमें पता है कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, एट डायनामिक equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। तो ये जो टर्म है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम का, जहां पर आपका रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रेट कैसे कांस्टेंट होगा, जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड जाएगा उतना ही रेट बैकवर्ड आएगा। तो यहां मैं अगर लिखूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अगर हम एक इमेजिनरी एक रिएक्शन ले रहे हैं, कैसे लेंगे, ए रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, प्लस बी के साथ, और ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और ये क्या आ रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। बन रहा है आपके पास सी प्लस क्या बन रहा है आपके पास, डी बन रहा है। इसको हमने कहा है रिएक्टेंट, ये हमारे पास क्या है,
रिएक्टेंट है, और ये जो हमारे पास है इसको हमने क्या कहा है, प्रोडक्ट। क्या कहा है इसको, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं, ए, इसका कोफिशिएंट क्या है, बी, और इसका कोफिशिएंट क्या है, सी, और इसका कोफिशिएंट क्या है, डी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एक टू मास के अंदर, किसके अंदर, एक टू मास के अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर लिखेंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर, किसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर। ब्रैकेट्स के अंदर कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। इस तरीके से हम इसको मेंशन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए इन ब्रैकेट्स, बी, सी एंड डी, इस सारे किस में लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर। और कोफिशिएंट्स जो है, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स को हम कैसे लिखेंगे, ए, बी, सी एंड डी, लिटिल ए बी सी के अंदर। और ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ये किस में चले जाएंगे, आपके पास पावर में चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे, पावर्स के अंदर चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ इसको देखना चाह रहा हूँ कि एक रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट है वो कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, और उसी स्पीड से कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। तो एक आपके पास फॉरवर्ड जा रहा है और दूसरा आपके पास क्या जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। अब हमने कहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों अगर बराबर हैं तो हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे हम इसको, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर इसको मैं देखूं इस रिएक्शन को, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब मैं यहां लिखूं, the rate of forward is the directly proportional to the concentration of A and concentration of B, और B का भी क्या जाएगा, कोफिशिएंट पावर में चले जाएंगे। ये जो इतने हमारे पास कोफिशिएंट है ये किसमें चले जाएंगे, पावर के अंदर चले जाएंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे, कोई कांस्टेंट लगा देंगे, कांस्टेंट लगा रहे हैं, फॉरवर्ड कांस्टेंट लगा रहे हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसको इक्वेशन नंबर नाम दिया हमने 2। इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जितना प्रोडक्ट ज्यादा होगा रेट ऑफ बैकवर्ड उतना ही ज्यादा होगा, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, प्रोपोर्शनल खत्म करूं, तो मैं यहां लिखूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू के और रिवर्स रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, इसका भी क्या जाएंगे पावर में। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर दिया है 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, तीसरा है। अब हम देखेंगे कि भाई एक का है हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक हमारे पास क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ऊपर में हम देख रहे हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, या रेट ऑफ बैकवर्ड भी हम इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आर बी या आर आर भी लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। तो पुट इक्वेशन टू एंड 3 इन इक्वेशन 1। हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। किस तरह से, अब हमारे पास क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड है, तो वो किसके बराबर है, के एफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल किसके बराबर है, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है हमारे पास, के आर, इसको कांस्टेंट हम के आर ना दे तो बेहतर है कि हम के बी लगाएं। के बी इज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सी, यहाँ लगाया सी, और ये हो गया मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अगर हम इन दोनों टर्म्स को देख रहे हैं कि कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
क्या है, एक दूसरे से इनवर्सली, ये भी टर्म हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, के ए डिवाइडेड बाय के बी, अगर ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो ये टर्म जो है हमारे पास ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये जो टर्म है हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी। इसलिए मैंने कहा है कि के एफ इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अब देखिए के एफ इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, एंड के बी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। अगर हम देखें के एफ डिवाइडेड बाय के बी और कांस्टेंट, ये दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है तो मैं इसको कांस्टेंट एक ही कर दूं, कांस्टेंट सी। तो यहाँ जो के है तो कांस्टेंट है, सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन हम किस में ले रहे हैं, मोल पर डीएम क्यूब के अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, concentration of D divided by concentration of B, oh sorry A, and concentration of B। ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अगर यहां तक हम लेके आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। केसी हमने फाइंड आउट किया, केसी किसके बराबर है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो गया किसका, लॉ ऑफ मास एक्शन का, जिसको हम एंड में शो करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी जो हमारे पास है वो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो केसी है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसको हम क्या कहते हैं, केसी, क्या कहेंगे, केसी। तो केसी को अगर मैं लिखूं तो इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस वन इज द डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। और इसको हम अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ रिएक्शंस के ऊपर, जहां पर आपको किस केसी का यूनिट भी मिलेगा, कहीं आपको केसी का यूनिट नहीं भी मिलेगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा इसके यूनिट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच।